राजभवनों के घेराव किए जा रहे हैं, जगह जगह पर नेताजी को याद किया जा रहा है। लेकिन मैं जिस प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश से, वहां पर 20 जिलों में वहां के किसानों ने तय किया है कि आज के दिन वो रक्तदान शिविर लगाएंगे। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो अपना खून देंगे और खून देने के साथ साथ ये भी कहेंगे कि हमने अपना खून दिया है, अब नरेंद्र मोदी से आजादी भी हासिल करने की लड़ाई लड़ी जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा नहीं होती, तो इस देश की आजादी की लड़ाई कहां पहुंचती, इसके बारे में कल्पना करने से भी डर लगता है। इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1857 में किसने की थी? इस देश के किसान ने की थी। अंग्रेजों ने एक खुफिया कमेटी बनाई थी ये जांच करने के लिए कि ये रातों रात केवल 3-4 दिन के अंदर पूरे देश भर का किसान मगध से लेकर अवध तक और बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक एक साथ कैसे खड़ा हो गया बगावत करने के लिए। वो किसान की बगावत थी और उस किसान की बगावत के आधार पर अंग्रेजों के राज को ऐसी चोट दी गई थी कि वो बाद में वो स्थायी रूप से काम नहीं कर पाए और उन्हें छोड़ के जाना ही पड़ा। लेकिन वो लड़ाई जब आगे बढ़ी तो वो लड़ाई कुछ वकीलों के हाथ में आ गई, वो लड़ाई कुछ बुद्धिजीवियों के हाथ में आ गई, वो लड़ाई कुछ डॉक्टरों के हाथ में आ गई, वो लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आ गई। उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी के जरिए ये तय किया कि वो वाइसराय को चिट्ठी देंगे, रानी विक्टोरिया के नाम ज्ञापन देंगे। उन्होंने ये तय किया कि वो मांग करेंगे कि अगर हमको आजादी नहीं मिल सकती तो कम से कम आधी आजादी मिल जाए। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डोमिनियन स्टेट मिल जाए, अधीनस्थ राज मिल जाए। उस दौर में उसी राजनीतिक पार्टी के अंदर एक बड़ी ताकत पैदा हुई थी, जो ताकत इस किसान आंदोलन की जनक थी, जो ताकत इस देश के मजदूर आंदोलन की जनक थी। और उस ताकत के साथ थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि अधीनस्थ आजादी नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। और आप में से बहुत कम लोगों को आजकल इतिहास के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, आजकल इतिहास के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी जाती। आजकल इतिहास केवल नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया के हाथ में है। लेकिन जो इतिहास जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी विचारधारा को मानने वाली वो तमाम सारी ताकतें थी जो मजदूर किसान की एकता में, मजदूर किसान की ताकत में विश्वास करती थी। और उन्होंने कहा कि नहीं, ज्ञापन नहीं चाहिए, प्रतिवेदन नहीं चाहिए, जनता को लड़ाई के साथ जोड़ना है। और जनता को लड़ाई के साथ जोड़ना है तो ये केवल वकीलों की लड़ाई नहीं होगी, ये केवल बुद्धिजीवियों की लड़ाई नहीं होगी, ये मेहनतकश जनता की लड़ाई होगी। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, सुभाष चंद्र बोस उसमें भी शामिल थे। 1936 में स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसके ये तमाम सारे नेता आज किसानों को संगठित करने के लिए निकल पड़े हैं। उसके सम्मेलन में भी सुभाष चंद्र बोस थे और उन्होंने कहा था कि अगर साम्राज्यवादियों से, अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है तो उसका केवल एक रास्ता है, जनता को खड़ा करना पड़ेगा। केवल पढ़े लिखे लोगों को खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। और आज वो जनता न केवल खड़ी हुई है, बल्कि आज विदेशी कंपनियों को, कारपोरेट कंपनियों को, हिंदुस्तान के धन्ना सेठों को जो इस देश की जमीन को लूटने के लिए तश्तरी पर परोस कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ भी इस देश की जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। सुभाष चंद्र बोस आज अगर होते, 124 साल के होते वो, लेकिन आज अगर हमारे बीच में होते तो शाहजहांपुर की बॉर्डर पर बैठकर इसी नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती दे रहे होते। आपके रूप में सुभाष चंद्र बोस आज हमारे बीच में मौजूद है और सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में मौजूद है तो इस लड़ाई को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे याद है कांग्रेस के सम्मेलन में यही लाल झंडे वालों ने कहा कि हमको पूर्ण आजादी चाहिए। सन 1921 में यह प्रस्ताव रखा,
लेकिन वो प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद सन 1934 में ये प्रस्ताव जब मंजूर हुआ तो अचानक ये मालूम पड़ा कि कलकत्ता में सम्मेलन होने वाला है, और कलकत्ता के सम्मेलन में उस वक्त के कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो उस प्रस्ताव को बदलना चाहते थे। पूर्ण आजादी के प्रस्ताव को वापस लेना चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुरंत जैसे ही उनको ये मालूम पड़ी कि कल की मीटिंग में ये प्रस्ताव आने वाला है, वो तुरंत कलकत्ता के कारखानों के मजदूरों के पास गए, कलकत्ता के आसपास के किसानों के पास गए, और 50,000 से ज्यादा किसान और मजदूरों ने आके कांग्रेस पार्टी के पंडाल पर कब्जा कर लिया और कहा कि जब तक पूरी आजादी का प्रस्ताव पास नहीं होगा हम लोग यहाँ से लौट कर नहीं जाएंगे। ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो जो ये जानते थे कि बड़े बड़े नेताओं की तिकड़म से ज्यादा बड़ी ताकत होती है किसान मजदूरों की। इन किसान मजदूरों को संगठित करने में भी बहुत योगदान दिया उन्होंने। मैं उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातों के विस्तार में जाने की बजाय मैं उनके कुछ सार रूप में जो संदेश उन्होंने इस देश की जनता को दिया था वो आपके बीच में रखते हुए अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था कि जीवन को जीने का तरीका क्या होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जीवन की आधी दिलचस्पी, आधी रुचि खत्म हो जाती है अगर जीवन संघर्ष के किसी काम नहीं आता, अगर जीवन में कोई जोखिम नहीं ली जाती, अगर जीवन में कोई रिस्क नहीं ली जाती तो वो जीवन मनुष्य का जीवन नहीं है। और आज आप तमाम सारे लोग संघर्ष में अपने जीवन को झोंक कर तमाम सारी जोखिमों को लेते हुए जिस तरीके से डटे हुए हैं, यही है सुभाष चंद्र बोस का रास्ता, यही है उन तमाम सारे लोगों का रास्ता जिन्होंने इस देश में अंग्रेजों के भगाने के बाद कुछ खद्दरदारी नेताओं के राज की कल्पना नहीं की थी, बल्कि जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के बाद इस देश के आम मेहनतकशों के राज की कल्पना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि गलत और अन्याय के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। जिंदगी का नियम है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और यही बात है कि आज इस देश में जब पूरे मीडिया पर, पूरे शासन तंत्र पर, पूरी की पूरी मशीनरी पर कुछ मुट्ठी भर लोगों की, अडानी और अंबानी की मदद से कुछ ऐसे लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं जिनका मकसद इस देश की जनता के साथ गद्दारी करना है, ऐसे मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विश्वास को मानने वाले, उनको विचार को मानने वाले लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं इस ऐलान के साथ कि हमें अपनी राजधानी दिल्ली में वापस जाना है। एक जमाने में वाइसराय का रास्ता, आज वाइसराय की के साथ चमचागिरी करने वाले, वाइसराय की सेवा करने वाले, अंग्रेजों की गुलामी करने वालों का राज है। हमें अपनी राजधानी वापस लेनी है और उस राजधानी को वापस लेने के लिए 26 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ हजारों लाखों ट्रैक्टर्स की गणतंत्र दिवस की परेड निकालने वाले हैं। ये जोखिम लेने के लिए हम अगर तैयार हैं तो केवल इसलिए कि हम अन्याय को कबूल करना नहीं चाहते, हम किसी भी तरीके की अनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहा करते थे कि क्या होगा, एक व्यक्ति मर जाता है अपने विचार के लिए, लेकिन वही विचार हजारों व्यक्तियों के रूप में दोबारा से जिंदा हो जाता है। 147 लोग मर गए, लेकिन वो 147 लोग पिछले 2 महीने में मर गए यहीं पर बैठे हुए धरनों पर, लेकिन वो जिस विचार के लिए मरे हैं वो विचार हमारे लिए छोड़ के गए हैं और वो आज लाखों और करोड़ों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान भर में खड़ा हुआ है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन मोदी की सरकार ये भी जानती है कि ये जो 5-6 बॉर्डर पर लाखों की संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कितने भी गड्ढे कर लो, उन सारे गड्ढों को पाट दिया जाएगा। कितनी भी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर लो, उन सारी दीवारों को तोड़ दिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से लड़े हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर
इस देश का गण अपनी ट्रैक्टर पर बैठकर, अपनी ट्रॉलीज पर बैठकर मार्च करते हुए ये संदेश देने के लिए जरूर जाएगा कि जिस आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की थी, उस आजादी को अडानी या अंबानी के मुनाफे की तिजोरी में कैद होने के लिए नरेंद्र मोदी की गद्दारी को स्वीकार नहीं करेंगे, लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। यही संदेश लेकर जाएंगे और इसीलिए वो आज हमारे बीच में है। वो आज हमारे बीच में है क्योंकि वो ये माना करते थे कि पैसा, रोकड़ और भीड़ से आजादी नहीं आएगी। विचार चाहिए, लक्ष्य चाहिए, मकसद चाहिए, उसके जरिए आजादी आएगी। और वो ये भी कहा करते थे कि आजादी मिलती नहीं है, आजादी छीन के ली जाती है। हम इंतजार नहीं कर रहे कि तुम्हारी वार्ता क्या होगी। कल कृषि मंत्री ने बहुत टेढ़ी नजरों के साथ हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ ये कहा था कि हमने जो आपको दे दिया वो काफी है, इससे ज्यादा हम देने के लिए तैयार नहीं है। हम उनकी हैकड़ी को दूर करना चाहते हैं और इसीलिए 26 जनवरी के दिन केवल यहीं पर नहीं, केवल दिल्ली के चारों तरफ नहीं, बल्कि 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान के 500 से ज्यादा जिलों में ट्रैक्टर की, बाइक की, बैलगाड़ियों की रैली निकालकर किसान ये साबित करेगा कि दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठकर अडानी अंबानी की डोरियों पर नाचकर तुम इस देश के किसानों की आवाज को खामोश नहीं कर सकते। हमने जो जलजला पैदा किया है वो जलजला अभी इन 3 कानूनों को धराशायी करके जाएगा, 4 लेबर कोड को खत्म करवा के जाएगा, MSP का कानून बनवा के जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो तुमको भी तुम्हारी राजगद्दी से हटा कर जाएगा, लेकिन खाली हाथ वापस लौट कर नहीं जाएगा। यही थे और इसीलिए हमने दिल्ली चलो का नारा दिया है। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब उन्होंने सिंगापुर में बैठकर आजादी के मतवालों को संगठित किया था और आजादी के मतवालों को संगठित करने के बाद आजाद हिंद फौज बनाई थी और आजाद हिंद फौज से नारा दिया था दिल्ली चलो। नेताजी के दिल्ली चलो के नारे को आज हिंदुस्तान का किसान पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। और जब नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था तो भले ही वो विमान दुर्घटना में मारे गए, लेकिन इस देश की जनता दिल्ली तक पहुंची, लाल किले पर तिरंगे झंडे को फहराया गया और अब वही देश की जनता उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए भी दिल्ली पहुंचेगी। 26 जनवरी को भी दिल्ली पहुंचेगी और उसके बाद जब जरूरी होगा तब दिल्ली पहुंचेगी। ये खाकी वर्दी की दीवारें, ये गड्ढे, ये खाइयां, ये तमाम सारे कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर्स हमारी यात्रा को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस खाकी वर्दी के नीचे भी किसी न किसी किसान का बेटा है, अडानी या अंबानी का बेटा नहीं है। हम उनको भी अपने साथ साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारा दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को और आगे तक ले जाने वाला है और इसीलिए ये जरूरी है। और आखिरी में साथियों, मेरे साथ कॉमरेड विक्रम सिंह जी आए हैं, वो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में और आज की तारीख में जिस तरीके से उनका योगदान जरूरी है, आज वो किस तरीके से और सामयिक हैं, इसके बारे में बहुत प्रभावशाली तरीके से आपके बीच में बोलेंगे। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस किसान सभा और इन तमाम सारे किसान संगठनों के जो झंडे लिए यहाँ पर बैठे हैं, जो एक खास तरीके का समाज कायम करना चाहते हैं, जहां पर केवल साहूकारों का, आड़तियों का या बड़े बड़े धन्ना सेठों का नहीं, किसानों का और मजदूरों का राज होगा। यही कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी और उन्होंने कहा था कि आजाद हिंद फौज की जीत के बाद, देश के लाल किले पर तिरंगे झंडे को लहराने के बाद आजादी की लड़ाई पूरी होने वाली नहीं है। उस लड़ाई को अगर पूरा करना है तो पूरा करने का रास्ता है और वो रास्ता ये है कि इस देश में आजादी के बाद इस तरीके के कानून बनाएं कि मजदूर के हाथ में ताकत पहुंचे, किसान के हाथ में ताकत पहुंचे। पिछले 70 साल में जितने भी कानून बने किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं बने। जिन 3 कानूनों को बदलवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, उन 3 कानूनों ने जिन पुराने कानूनों को बदला है वो भी हमारे संघर्ष के जरिए बने थे, इस देश के किसान आंदोलन की लड़ाई की वजह से बने थे। चाहे वो आवश्यक वस्तु कानून हो, चाहे वो इस देश में APMC की मंडियां खड़ी करने का कानून हो, चाहे वो किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का कानून हो।
ये किसी नेता की मेहरबानी से, किसी राजनीतिक पार्टी की दया की वजह से नहीं बने थे, किसान ने लड़कर हासिल किए थे। और राजस्थान की बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों से ज्यादा और बेहतर कौन जानता होगा, ये वो किसान है जिसने चाहे जिस रंग की राजनीतिक पार्टी की सरकार जयपुर में आई हो, लेकिन जिसने अपने किसान सभा के, अपने किसान संगठनों के झंडे को हाथ में लिया है और उस सरकार को विवश किया है, घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है, पानी की लड़ाई जीती है, कर्जा मुक्ति की लड़ाई जीती है, पशु व्यापार की लड़ाई जीती है। ये लड़ाइयों के जरिए ये सारे कानून हासिल किए गए थे। आज उन्होंने अंदर खाने की, अंदर में बैठे हुए साजिश करके, तिकड़म करके उन कानूनों को छीनने की कोशिश करेंगे तो उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और इसीलिए इस कठिन लड़ाई के मौके में, जिन्हें बहुत सारे अखबारों ने बिल्कुल गोलमोल कर दिया है, जिन्हें बहुत सारे टीवी चैनल हमारी आलोचना के रूप में ही दिखाते हैं कि वो पिज्जा खा रहे हैं, वो दही खा रहे हैं, वो पूड़ियां खा रहे हैं, वो सब्जियां खा रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं। इस देश की 130 करोड़ जनता की थाली पर जो भी चावल या जो भी रोटी या जो भी दाल या जो भी सब्जी जाती है वो हमारी वजह से जाती है। हम सबको खिलाते हैं तो हम भी खा सकते हैं। वो हमें भिखारी समझते हैं, वो हमें याचक समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें कुछ खाने पीने की आज़ादी नहीं है, तुम्हारा खाना हमारी वजह से है तो हम तो ठीक तरीके से खा ही सकते हैं। लेकिन यह खाने को बचाने की नहीं, किसानी और खेती को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए किसान यहाँ पर बैठा हुआ है। इसीलिए मैं ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना लाल सलाम देते हुए केवल एक ही बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कल की मीटिंग में जो हुआ और कल की मीटिंग के बाद जो तेवर सरकार ने दिखाए हैं, ये तेवर उसकी बहादुरी के प्रतीक नहीं है, ये तेवर उसकी कायरता के प्रतीक है। क्योंकि वो इस बात को समझ चुकी है कि लाठी चलाने के बाद भी, आंसू गैस के गोले चलाने के बाद भी, पानी की बौछार छोड़ने के बाद भी, घर घर पुलिस वालों को भेजने के बाद भी किसान डट नहीं रहा है। गाजीपुर की बॉर्डर पर, गाजियाबाद की बॉर्डर पर जो उत्तर प्रदेश में वो बंदरमुखी योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां पर बैठी हुई है, उस आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव जाकर लोगों को धमकाने की काम कर रही है। इसके बाद भी पिछले 3 दिन में गाजीपुर की बॉर्डर पर, जहां पर पहले 10-15 हजार लोग बैठा करते थे, वहां पर बैठे हुए लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा पहुंच गई है। और कॉमरेड डीपी सिंह, हमारे किसान सभा के नेता, ये बता रहे थे कि सैकड़ों की संख्या में एक-एक गांव से 40-40 ट्रैक्टर आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर हर घंटे पहुंच रहे हैं। और 26 जनवरी की सुबह तक लाखों की संख्या में लोग गाजीपुर की बॉर्डर पे होंगे, जो दिल्ली के बीचों बीच है। उन्हें रोकने के लिए कहां से पुलिस मिलिट्री लाएंगे मोदी जी? सिंगू की बॉर्डर पर जहां 2.5-3 लाख लोग पहले से बैठे हुए थे, 26 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वो 35 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी ट्रैक्टर ट्रॉली की 4 लेन हाईवे पर, वो लाइन बढ़ती चली जा रही है। और उनका कहना यह है कि ये लाइन 26 जनवरी तक 50-60 किलोमीटर की हो जाएगी। एक एक ट्रैक्टर पंजाब का, हरियाणा का वहां पर पहुंच जाएगा। उन्हें रोकने के लिए कहां से पुलिस मिलिट्री लाएंगे? टिकरी की बॉर्डर का यही हाल है, पलवल की बॉर्डर का यही हाल है, और अब तो मेवात में भी एक बॉर्डर खोल ली गई है। जब ये 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वहां पहुंचेंगे, उस भीड़ में ये गोदी मीडिया काम नहीं आने वाला, ये टेलीविजन चैनल काम नहीं आने वाले। उस भीड़ में केवल एक ही रास्ता बचता है, इस किसान को मनाने का केवल एक ही रास्ता बचता है कि मोदी जी घुटने टेक कर ये कहें कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाता है और एमएसपी के लिए कानून बनाया जाता है। और यही होगा। हमारे यहाँ पर एक कहावत है जिससे सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, वही हाल मोदी जी का होने वाला है। एक सज्जन को पकड़ लिया गया गांव में, और ये उनके बारे में पाया गया कि गांव का जो नियम है, उस नियम को उन्होंने तोड़ा है। तो गांव के मुखिया लोग इकट्ठा हुए, बोले 2 तरीके की सजा है तेरे लिए, या तो 100 प्याज खा या 100 जूते खा, दोनों में से कोई एक सजा चुननी पड़ेगी। उसको लगा कि जूते खाना ठीक नहीं रहेगा, तो वो लगे मैं प्याज खा लेता हूँ। 1 प्याज खाई, 2 प्याज खाई, 3 प्याज खाई, 5वीं प्याज के बाद पूरे शरीर से पानी निकलने लगा। बोला मैं प्याज नहीं खाऊंगा, मैं जूते खा लूंगा।
5 जूते खाए, 5 जूते में ही चांद पिलपिली हो गई। बोले मैं जूते नहीं खाऊंगा, मैं प्याज खा लूंगा। और आखिर में नौबत ये आई कि 100 प्याज भी खानी पड़ी और 100 जूते भी खाने पड़े। तो मोदी जी, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी इस तमाम सारी तिकड़म के जरिए ये चला जाएगा, तो 2 महीने से हम आपको प्याज खिला रहे हैं। 2 महीने तक आप अगर जूते खाना चाहेंगे तो अपनी एकता के जूते को भी खिलाएंगे, लेकिन खाली हाथ लौट कर नहीं जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वारिस हैं। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे वाले लोग हैं, अन्नदाता हैं, जो लोगों को खाना खिलाते हैं, देश की भूखी जनता का पेट भरते हैं। वो तुमसे हार कर नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से जीत कर जाएंगे। और ये एकता इसी बात की प्रतीक है जिसकी वजह से सरकार घबराई हुई है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने यह तय किया है कि पिछले 2 महीने में नहीं, पिछले 6 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के दौरान दमन सरकार की ओर से किया जाता रहा। हमारी ओर से उस दमन के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हुई। हमारी ओर से आज भी कोई हिंसा नहीं की जाएगी, 26 जनवरी को भी नहीं की जाएगी। हिंसा अगर की जाएगी तो हुकूमत की ओर से की जाएगी, और उस हिंसा का मुकाबला हम अपनी पीठ दिखाकर नहीं देंगे, अपनी छाती खोल कर देंगे। 147 मरे हैं, 1,47,000 चले जाएंगे, लेकिन हार कर नहीं जाएंगे, जीत कर जाएंगे, जीत कर ही वापस जाएंगे। इनकलाब